पता नहीं सरकार में बैठे लोग क्या है कि प्रधानमंत्री जी की भी नहीं सुनना चाहते। आप सोचिए, आलू का किसान कर्ज में डूबा है, लेकिन चिप्स के उद्योगपति जितने में खरीदे उसका सैकड़ों गुना मुनाफा कमा रहे हैं जी। उस समय के कृषि मंत्री से जाके हम लोग भी मिले थे जी। लेकिन 14 में तो आपने सारा कुछ बदलने का वादा किया था। वादा तो आपका था, से सौदा, वादा तो आपका था। अरे वादा तो आपका था, ये वादा तो आपका था। वादे इन्होंने किए कि 15 दिन के अंदर गन्नों का भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। ये भाषण है, ये वादे हैं, घोषणा पत्र है। ब्याज तो छोड़िए, किसानों का मूल सालों साल नहीं मिल रहा है, सालों नहीं मिल रहा है। धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नफरत फैला के आपको अगर लग रहा है, केवल लग रहा है कि इस तरह से जनता का विश्वास जीत लोगे, तो देश का जनमानस, देश का किसान जाग चुका है। सभापति जी, मैं जिक्र करना चाहूंगा 2014 के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की। 2014 में संकल्प पत्र जो जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र में कहा गया था कि स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है। आपके पास आज कागज बहुत है, लेकिन बोलना संक्षिप्त में है सर, संक्षिप्त में बोलना है। अब जो आप मौका देंगे आपकी उदारता रहेगी। सभापति जी, 2014 के संकल्प पत्र में कहा गया कि स्वामीनाथन जी की सिफारिश के अनुरूप जो किसानों की लागत है, जिसमें लागत में सदैव नेताजी कहते थे और उसी बात को स्वामीनाथन जी ने भी कहा, किसान की अपनी मेहनत, अपने परिवार की मेहनत, उनके जो पशुओं की मेहनत, खेती की जो वैल्यू है उस वैल्यू का जो मार्केट में ब्याज होना चाहिए, सारी की सारी चीजों को अगर मिला लें, जिसको स्वामीनाथन जी ने फार्मूला दिया था C2 का, C2 प्लस 50%, माने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य। 14 का वादा है आपके चुनावी घोषणा पत्र का मंत्री जी, और 14 से आज 25 आ गई है। अभी तक एक बार भी सरकार का ये संकल्प 12वां बजट पेश हो गया है। 11 साल आपने पूरे कर दिए। भाषण बहुत लंबे हैं आपके, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं। उसके बाद सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में घोषणा की कि 2022 में आने वाले अमृतकाल में जब भारत प्रवेश करेगा, तो उस प्रवेश के समय किसानों की आमदनी को हम दूना कर देंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, माननीय कृषि मंत्री जी, आप बहुत अनुभवी हैं, एक बड़े प्रांत के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जहां किसानों की इस्तेमाल की सारी चीजों का मूल्य आपने बढ़ा दिया। आपने खाद का दाम लगातार बढ़ाया, बिजली में आपने कोई सब्सिडी दी नहीं, कीटनाशकों का दाम बढ़ा दिया गया, किसान के इस्तेमाल के डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर थ्रेसर से लेके जितने भी आपके चीजें इस्तेमाल होती हैं खेती किसानी में, सारी चीजों का दाम बढ़ा दिया। लेकिन किसानों को कहीं समर्थन मूल्य देने की आपने जरूरत नहीं समझी। जहां आपने वादा किया था दोगुनी आमदनी का, जहां आपने वादा किया था C2 प्लस 50% का, आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से सभापति जी कहता हूं, देश के किसानों की हालत यह है कि अगर वो कर्ज न लें तो लागत भी ऐसी, लागत के बराबर भी कहीं मार्केट में मूल्य नहीं है। स्वामीनाथन जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है तो 43,000 मंडियों की देश में जरूरत है, लेकिन उन मंडियों की अभी देश के अंदर केवल स्थिति है 7,000 की। और जब से एनडीए की सरकार आई है 11 साल से, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, जवाब दे दीजिएगा, प्राइवेट सेक्टरों ने तो मंडियां बढ़ा ली, साइलोज बना लिए, प्राइवेट खरीदारी का इंतजाम तो है, लेकिन कहीं भी सरकारी मंडियां आपने बढ़ाने का काम किया हो तो उसका डेटा दे देना। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए विशेषकर बुंदेलखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों मंडियां बढ़ाई थी, उन मंडियों को नहीं बढ़ाया। और तो और कन्नौज के अंदर आलू की, मैनपुरी के अंदर अनाज की एक बहुत बढ़िया मंडी तैयार की थी एक्सप्रेस वे के ऊपर, जिससे किसान अपनी फसलों को सीधे देश के किसी भी कोने में पहुंचा सके। उन मंडियों को भी मंत्री जी आप जानकारी जुटा लीजिएगा, उन मंडियों को भी आपकी सरकार ने नहीं बनाया। और मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सत्ता पक्ष की तरफ से कोई खड़ा होता है तो डबल इंजन की बातें करते, डबल इंजन की बातें करते।
क्या हुआ आपके उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन का? माननीय अखिलेश जी के सारे कामों को रोक दिया गया। जहां सभापति जी ये हालत है किसानों की, अंत में किसान क्या करें? कर्ज ले रहे हैं, साहूकारों के मुंह मांगे ब्याज पे कर्ज लेना पड़ रहा है, सरकार से भी कोई राहत नहीं। क्या मामूली बात है? आपके 10 साल के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष 10,000 से ज्यादा और अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। देश के किसानों ने, बताइए, देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के तमाम संविदा कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। देश के किसान अगर अपना हक अधिकार मांगने आते हैं, 3 काले कानून बनाए थे। मैं कृषि मंत्री जी आपसे कहूंगा, जवाब में बताइएगा। हम पूरे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि काले कानून है 3, और काले कानूनों को आप नहीं मान रहे थे। किसानों ने यहां पर महीनों दिल्ली में सर्दी, गर्मी, बरसात, सारे मौसम झेल के आंदोलन किए। 750 किसान शहीद हुए। उन शहीद किसानों को आज तक आपकी सरकार की तरफ से, जहां देश की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी होने वाली है, वहां एक परिवार को मुआवजा आपने नहीं दिया। सर, यह है आपकी सरकार। यह डंका बज रहा होगा किसी बड़े बड़े लोगों के लिए, कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बज रहा होगा डंका, लेकिन देश के किसानों की जो बर्बादी है वो छुपी नहीं है। सभापति जी, इसलिए सभापति जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां देश के अंदर पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज आपने माफ किया है। 16 लाख करोड़ से ज्यादा देश की बैंकों ने पूंजीपतियों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, जिसमें चुनिंदा होंगे, हम किसी का नाम नहीं कोट करेंगे, पूरा देश जानता है, लेकिन किसानों के कर्ज की माफी की बात आती है तो सरकार एकदम चुप बैठ जाती है। यही आपका किसानों के प्रति प्रेम है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अपने देश के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, देश की सर्वोच्च सदन से कहना चाहता हूं, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, कैसी सरकार आपने चुन ली। कितना प्रधानमंत्री जी के नाम पे झूठी बातों को आप विश्वास कराओगे लोगों को? कह रहे कितना दिया है, उससे एक मिनट साहब, जितना दिया है सुन लो, उससे ज्यादा आपने जो यूरिया की बोरी 50 से 40 कर दी, उसमें काट लिया है। उससे ज्यादा आपने जीएसटी में वसूल लिया। आप बताओ, ट्रैक्टर पे कितना जीएसटी है, यूरिया पे कितनी जीएसटी है, कीटनाशकों पे कितनी जीएसटी है? जीएसटी के माध्यम से आपने वसूल लिया है। एक हाथ से 1 रुपया देते हो, दूसरे हाथ से 10 रुपए खींच लेते हो किसानों से। किसान सुन रहे हैं देश के, इसलिए मैं सभापति जी कहना चाहता हूं, आज किसान मजबूर है। मैं एहसास है, मेरे पिताजी आज भी खेती किसानी में रहते हैं, आज भी गौशाले में रहते हैं। मुझे एहसास है किसानों के दर्द का। सभापति जी, किसानों को यह हालत थी पहले, जब कभी भी अगर किसी किसान परिवार से ये कह दो कि गांव छोड़ दो, जमीन छोड़ दो, शहर में चल के बस लो, नौकरी कर लो, तो वो नहीं तैयार होते थे। और आज सभापति जी, किसान इतना मजबूर हो गया है कि खेती छोड़ के शहरों में रिक्शा चलाने को तैयार है, शहरों में आपके मजदूरी करने को तैयार है, कोई भी काम करने को तैयार है। अब किसानों ने समझ लिया है कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य अब खेती में नहीं रहा। और यही कारण है, बहुत से सर्वे आए देश में, जब पूछा गया किसानों से कि आप खेती करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, मेजॉरिटी के किसानों ने कह दिया कि हम खेती नहीं करना चाहते। यह हालत है। देश के 50% से ज्यादा किसान आज भी हैं सभापति जी, जो कर्जों से डूबे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये सरकार हो चाहे इनके प्रांतों की सरकार हो, और प्रांतों में भी विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कहूंगा, किसानों को रोजगार दिया नहीं। हां, एक रोजगार माननीय मंत्री जी आपकी सरकार ने किसानों में दे दिया, और किसान परिवार के सभी लोगों को दे दिया, चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो, 3 डिग्री टेम्परेचर हो, कोहरा हो, तुषार हो, बारिश हो, मूसलाधार बरसात चल रही हो, या गर्मी की तपन हो 50 डिग्री से ऊपर की, हर परिस्थिति में किसान परिवार की महिलाओं को, किसान परिवार के बच्चों को, किसानों को स्वयं अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर छुट्टा जानवरों से। यह हालत कर दिया आपने किसानों की। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं किसानों की दुर्दशा आप सब लोग सुनियोजित तरीके से कर रहे हो, क्योंकि ये किसान जो समाज है बहुत स्वाभिमानी समाज है, बहुत जज्बाती समाज है। ये सरकार की गलत नीतियों का जम के विद्रोह और विरोध भी करता है। इसलिए सरकार चाहती है किसान कर्ज में उलझे रहे, किसान अपनी समस्याओं में डूबे रहे,
किसानों में कहीं संपन्नता ना जाए। किसानों में संपन्नता आएगी तो उनके परिवारों के लोग नौकरी से लेकर सम्मान स्वाभिमान का जीवन जिएंगे। ये सरकार पूरी तरह से चाहती है कि कैसे भी किसान बर्बाद हो। अभी सभापति जी पूरे देश ने देखा, अमेरिका से जंजीर में बंध के नौजवान आ रहे। ये कहां के नौजवान थे? और ये तो संपन्न प्रांत जिनको हम मानते हैं देश में, पंजाब के नौजवान, गुजरात के नौजवान, हरियाणा के नौजवान, ये सारे नौजवान किसान परिवारों के थे जो खेती कर्ज अपने परिवार के बुजुर्गों की परेशानी से आगे जाके जमीन बेच के, जमीनें गिरवी रख के विदेशों में गए और विदेशों में। अरे बाबा चुप रहो बाबा। अरे इनको शांत रहने दो, जानते हैं किसान ये क्या करेंगे। ये हर एक में केवल बोलना जानते, बाकी कुछ नहीं। इसलिए अध्यक्ष जी, सभापति जी, किसान परिवार के नौजवानों की हालत ये कर दी आपने 2019 का 5 साल प्रचंड बहुमत की सरकार, सत्ता पक्ष की तरफ से, जयप्रकाश भाई आपका नंबर आएगा भी, सत्ता पक्ष की तरफ से जो खड़ा हुआ प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार, 5 साल डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद आपका 19 का जो संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में आपने कहा कि कृषि ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। ये 19 का आपका है। 14 से 19 सरकार चलाई, 19 से 24 भी आप ही ने चलाई, और 19 का आपका ये वादा है कि 25 लाख करोड़ किसानों की, हम कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो बता दें माननीय कृषि मंत्री जी अपने जवाब में, आखिर ये प्रतिबद्धता आपके कहां चली गई? उसी के साथ ये भी बता दें माननीय मंत्री जी कि आखिर आपने 2022 जो कि आजादी के अमृतकाल का प्रवेश साल था, उसमें आपने वादा किया था आमदनी दूनी का। आज हम 25 में बैठे हैं, अमृतकाल के भी 3 साल गुजर गए हैं। एक किसान का नाम देश में बता दीजिए सभापति जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं माननीय मंत्री जवाब में, और कि इस किसान की आमदनी पहले इतनी थी आज इतनी हो गई, घट गई। नहीं, ये बताएं मंत्री जी, कुछ किसान की डबल कर दिए 16 से 22 के बीच में। हम तो 25 में ये सवाल कर रहे हैं, और इसलिए हुई है क्योंकि किसानों की सारी जरूरत की चीजें महंगी, उन पे टैक्स बढ़ेगा, और किसानों के जब फसल जाएगी तो मंडियां चलेंगी नहीं, है ही कम, जो है वो चलेंगी नहीं, चलेंगी उनमें बहुत सारे दलाल लोग बैठे हैं। किसान अगर सीधे मंडी में देना चाहेंगे तो नहीं देंगे, दलालों के रास्ते से अगर किसानों की उपज जाएगी तो वो चली जाएगी। एमएसपी की घोषणा आपने की है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन आप मंत्री जी, आप पे डेटा होगा, आखिर उस एमएसपी का लाभ कितने लोग ले रहे हैं? क्या उस एमएसपी के आकलन के समय आपने कहीं भी किसानों की लागत का आकलन किया था? जो स्वामीनाथन जी ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पे कभी आप चले थे क्या? ये मैं आपके माध्यम से जानकारी लेना चाहता हूं सभापति जी। सभापति जी, किसानों के बारे में मैं जितनी बात कह दें, आप सोचिए, आलू का किसान कर्ज में डूबा है, लेकिन चिप्स के उद्योगपति जितने में खरीदे उसका सैकड़ों गुना मुनाफा कमा रहे हैं। बताओ ये सच्चाई नहीं है? बताइए, मेरा तो कन्नौज, फरुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अब तो बदायूं में भी बहुत आलू होने लगा है। आलू के किसान परेशान हैं और चिप्स वाले पैसे कमा रहे हैं। धान के किसान परेशान हैं, लेकिन उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो पैसे कमा रहे हैं। गेहूं का किसान परेशान है, मक्का का किसान परेशान है, लेकिन पॉपकॉर्न जब बेचने वाले लोग कहां तक पहुंचे जा रहे हैं? नमकीन बनाने वाली कंपनियां कहां तक चली जा रही हैं? तो आखिर ये आपका जो है किसानों के लिए जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम, आखिर किनके लिए है? किसानों को तो केवल एक बहाना, झुंझुना दिखाया जा रहा है। इसलिए आज सभापति जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और इस चर्चा के माध्यम से मैं देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर हालत में किसानों की उपज, किसानों की जमीनों पर इनकी नियत है, जमीनों पर नियत है सभापति जी। सरकारी बैंकें प्राइवेट की जा रही हैं, उन प्राइवेट बैंकों से किसानों को कर्ज, और उसका भविष्य ये होने जा रहा है कि किसानों की जमीनें भी कुछ चुनिंदा बैंकों और उद्योगपतियों के हाथों में होंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
इसे सभापति जी में जो किसानों के तमाम आंदोलन चले हैं, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के, उन आंदोलनकारियों का अपनी पार्टी आदरणीय और समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से, अजय जी अभी तो शुरू किए हैं, ये तो शुरुआत है। सभापति जी, मैं माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से न केवल समर्थन करता हूं, न केवल उनकी मांग का साथ देता हूं, बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एमएसपी को जो गारंटी की बात स्वामीनाथन जी ने कही थी, जिसकी मांग को लेकर लगातार किसान आंदोलन रहते हैं अलग अलग तरीके से, उन एमएसपी को आप लागू करिए और स्वामीनाथन जी के हिसाब से लागू करिए, क्योंकि हम जानते हैं उसमें भी खेला कर देंगे, उसमें भी किसानों को गुमराह कर देंगे। क्योंकि आप देखिए, किसानों का बजट आपने डाउन कर दिया, जहां देश का बजट बढ़ रहा है, किसानों का बजट क्यों कम कर दिया मंत्री जी? अब मंत्री जी किसानों की को नहीं चाहते हैं कि मंत्री जी को नहीं चाहते हैं सरकार में बैठे लोग, ये तो यही लोग जाने, लेकिन किसानों की कर्ज माफी हो। जी, ये स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट कब आया, कब बनाया, किसने बनाया जी? स्वामीनाथन आयोग जो बना, हाँ। कब बनाया और कितना साल हो गया, थोड़ा वो भी बता दीजिए। नहीं, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट तो आ गई थी 6 में। अच्छा, अरे हम सभापति जी क्यों नहीं हम गलत कहेंगे? बता दीजिए थोड़ा। आदरणीय सद्य नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जी, उस समय के कृषि मंत्री से जाके हम लोग भी मिले थे जी। लेकिन 14 में तो आपने सारा कुछ बदलने का वादा किया था। वादा तो आपका था, वादा तो आपका था, अरे वादा तो आपका था, ये वादा तो आपका था, ये वादा किसका था? ये काबिल है बोलने के लिए। और क्या कहते थे? ये काबिल है। हम कभी सभापति जी, सद्य नेताजी ने माननीय अखिलेश जी ने जो संस्कार दिए, हम कभी किसी व्यक्ति का नाम लेके कभी टिप्पणी नहीं की जीवन में, और न करेंगे। लेकिन एक बात जो आपकी है वो कोट कर रहे हैं, आप ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, मैं नहीं कहता हूं, ये बीजेपी के लोगों कहते हैं। तो आखिर प्रधानमंत्री जी की गारंटी किसानों के लिए कहां चली गई? कहां चली गई किसानों के लिए? इसलिए जहां आप इधर की बात कर रहे हैं, इधर की कर रहे हैं, अरे हो सकता कुछ कमी रह गई तभी हम लोग इधर आ गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या कर दिया? इसलिए सभापति जी, मेरा आपसे प्रार्थना है, गन्ने किसानों का सवाल है, बड़े देश के अंदर सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश बन चुका है गन्ने उत्पादन का, महाराष्ट्र को भी अब पीछे छोड़ दिया। गन्ना उत्पादन के मामले में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो 5 साल के कार्यकाल में 90 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया था। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें हर चुनाव में प्रधानमंत्री जी सहित पूरे के पूरे दरवाजे गए, प्रचार में, प्रसार में, वादों में, भाषणों में, 8 साल में 30 रुपए, 17 में 10 रुपए बढ़ाए और 22 के विधानसभा चुनाव आते आते 20 रुपए और बढ़ा दिए थे। 8 साल में केवल 30 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया, और वो भी समर्थन मूल्य बढ़ाना तो एक बात, इसमें वादे हैं, भाषण समय कम देंगे आप, वादे इन्होंने किए कि 15 दिन के अंदर गन्नों का भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। ये भाषण है, ये वादे हैं, घोषणा पत्र है। ब्याज तो छोड़िए, किसानों का मूल सालों साल नहीं मिल रहा है, सालों नहीं मिल रहा है। अरे जब खजाना तुम पे पहुंच गया, भुगतान कौन करेगा? ये कौन सी बात होती है? वित्तीय वर्ष खत्म हो गया था भाई, 15 मार्च को जब कार्यकाल खत्म हुआ तो भुगतान कौन करेगा? और भुगतान क्या कोई एहसान किया, किसी और का किया? किसानों का गन्ना था, उसका भुगतान आपने कर दिया। इधर सभापति जी, उत्तर प्रदेश का तो विशेषकर और कई प्रांतों के साथियों से बात हुई, अन्य प्रांतों में भी सबसे ज्यादा दिक्कत जो आज है किसानों को, सभापति जी सुन लें, छुट्टा जानवर। मेरी प्रार्थना है कृषि मंत्री जी, किसानों की उपज की जब तक वो बाजार में बिक नहीं जाता है, पूरा का पूरा परिवार सर्दी, गर्मी, बरसात, लू, बारिश, हर परिस्थिति में किसानों के परिवार खेतों में पड़े हैं, उनका जीवन नरक हो गया है। इसे सभापति जी आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से कहूंगा, एक स्थायी और ढंग से इंतजाम निकालिए।
प्रधानमंत्री जी के आप चुनावी भाषण सुनिए, और पता नहीं सरकार में बैठे लोग क्या है कि प्रधानमंत्री जी की भी नहीं सुनना चाहते, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनना चाहते, प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनना चाहते आप लोग। केवल धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नफरत फैला के आपको अगर लग रहा है, केवल लग रहा है कि इस तरह से जनता का विश्वास जीत लोगे, तो देश का जनमानस, देश का किसान जाग चुका है। इसे मेरी प्रार्थना है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बेरोजगारी का आलम पूरा देश जानता है। आज भी खेती हमारा क्षेत्र ऐसा है 60% से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। आखिर वो रोजगार देने वालों को मानते, आज अगर कृषि मंत्री जी 60% रोजगार मिल रहा है तो 30% ही ले आते बजट। कृषि अनुसंधान पे आपने कम कर दिया बजट, कृषि बजट आपने कम कर दिया, जीएसटी आपने बढ़ा दी। तमाम तरीके के किसानों के सामने जो चुनौती है, कहीं आपका मंडी का चैन बन नहीं रहा है, कोल्ड स्टोर का चैन बन नहीं रहा है, मार्केट कहीं बन नहीं रहा है, सिंचाई का कहीं इंतजाम है नहीं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं सभापति जी, जिनको मंत्री जी को और सरकार को सोचना चाहिए, और नहीं सोचेंगे तो सभापति जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के किसान परिवार में बैठे नौजवान बहुत जागरूक हैं, और आने वाले समय में अपने अपने तरीके से लोग जवाब देंगे आपको। इधर सभापति जी, किसानों की तरफ से मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आपकी भी घंटी हम बार बार नहीं सुनना चाहते, और भी हमारे साथी बोलने को पीछे हैं। बीजेपी के लोगों को लगता है किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है। सच्चाई यह है, कृषि विकास दर से लेके, कर्ज से लेके, आत्महत्याओं से लेके, उनके ब्याज से लेके, मंडी से लेके, जीएसटी से लेके, उनके ऊपर मुकदमों से लेके, आप सोचो कि पंजाब के किसान चलते तो हरियाणा सरकार रोक देती है। कोई मामूली बात है? अंतरराज्यीय सीमा तो है, कोई अंतर प्रदेश देशी सीमा तो है नहीं। अंतरराज्यीय सीमाओं में रोक दे रहे लोग। 750 यहां मर गए, इनका कोई कार्रवाई नहीं, शहीदों का दर्जा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। इससे मैं इन किसानों की भी समर्थन की मांग करते हुए, वो समर्थन करते हुए अपनी पार्टी की ओर से एक बात केवल सभापति जी, एक बात मैं कहूंगा कि हर हाल में ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ ली, टाइम नहीं है बताने का। गुमराह करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो सरकार पे इतना खजाने पे बोझ आएगा। ज्यादा बड़ा बोझ भी नहीं आना है, ज्यादा बड़ा बोझ नहीं आएगा अगर सरकार करना चाहे तो। इसे मैं सरकार से कहूंगा किसानों का कर्ज माफ कर दो, और भविष्य में किसान कर्ज ना उन पे चढ़े, उसके लिए भविष्य में कर्ज ना चढ़े, उनकी लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य कर दो, तो किसानों का भी लाभकारी सौदा हो जाएगा। बस एक बात सभापति जी कहते हुए एक लाइन कहूंगा, जवाब दिए, एक मिनट जयप्रकाश जी। अदम गौड़वी साहब हमारे गोंडा के एकदम गांव में बैठे हुए कवि रहे। उन्होंने सरकार के लिए उनकी कही हुई एक कविता बड़ी फिट बैठ रही, बस तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। क्या बात? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और वादा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी, तुम्हारे जाम सोने के, लेकिन किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ठीक है जयप्रकाश जी, ये है किसानों की हालत माननीय मंत्री जी। इसलिए धन्यवाद सभापति महोदय। नहीं आप शुरू कीजिए। धन्यवाद सभापति महोदय।